एक बार फिर से एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो आई थी ट्रेड करने और धीरे धीरे टेरिटरी ग्रैब करने लगी और एक साइजेबल टेरिटरी ग्रैब करके इट बिकेम अ रूलर ओवर a big section of the population of India. Essentially तो ये कंपनी देखिए, ये कॉमर्शियल कंपनी ही थी, लेकिन अपने मोनोपोली को इंश्योर करने के लिए कंपनी को चाहिए थी पॉलिटिकल पावर, और ये पॉलिटिकल पावर उसे 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद मिल चुकी। इस तरह से 100 इयर्स से भी कम टाइम में कंपनी बिकेम द मास्टर ऑफ अ साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि इसकी चिंता ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक को होने लग गई। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अब ये डिसाइड किया गया कि अगर कंपनी की पावर्स को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ब्रिटेन की पावर ने अपने अंडर नहीं लिया तो कंपनी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। ये महसूस किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और दे डिसाइडेड that something should be done to regulate the administration, और इस तरह से बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा पहला एक्ट, जिसे हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से। इसके जो मेन प्रोविजंस थे, देखिए अब करना ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट लगभग एक बैलेंस का काम करना था। इसको काउंसिल जो बननी थी पार्टली बाय द कंपनी, जो डायरेक्टर्स थे दे वर टू बी नॉमिनेटेड पार्टली बाय द कंपनी एंड पार्टली by the parliament, the government of Britain। आइए नजर डालते हैं क्या क्या प्रोविजंस थे रेगुलेटिंग एक्ट के। नंबर 1, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया कंपनी का, और गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की काउंसिल बना दी। नंबर 2, कंपनी के डायरेक्टर्स अब उनको हिसाब किताब देना होता था मिनिस्ट्री को, मिलिट्री से संबंधित और रेवेन्यू से संबंधित सारे मैटर्स का कॉरेस्पॉन्डेंस उनको रखना होता था मिनिस्ट्री को, ब्रिटेन की मिनिस्ट्री को। नंबर 3, द गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास वर अपॉइंटेड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल। नंबर 4, ऑल द डिसीजंस वर टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। गवर्नर जनरल की इसमें कोई विशेष पावर नहीं थी, और वो काउंसिल के फैसलों को ओवर रूल करने की ताकत उसमें नहीं थी। एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई कलकत्ता में, और ये जो सुप्रीम कोर्ट थी इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। द टर्म ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी was 4 years, and the number of directors of the company was raised to 24।
ध्यान दीजिएगा, टर्म हो गई 4 इयर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गए 24। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, समझने की बात यह है, क्या इस रेगुलेटिंग एक्ट ने जिस इंटेंशन से ये बनाया गया था, डिड इट रेगुलेट द रेगुलेशंस प्रॉपरली? Did it regulate the system properly? My answer as a teacher is no. It did not regulate the system properly. इसमें 2-3 बड़ी खामियां थी। नंबर 1, the act failed to resolve the conflict between the company and its opponents in Britain. That was number 1. Number 2, the company remained essentially extremely vulnerable and corrupt. उसके सभी ऑफिशियल्स करप्ट थे। आप याद कीजिए, हम बात कर चुके हैं, जब वो बंगाल से निकलते थे तो वो केवल कंपनी का सामान नहीं, अपने सामान पर भी कस्टम चोरी करके जाते थे। और जहाज में जब वो कंपनी का सामान लेकर जाया करते तो साथ में हर अफसर अपना भी सामान लेकर के जाता था। बहुत ही करप्ट सारे के सारे कंपनी के अफसर्स थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो इंटेंशन था, करप्शन रोकना और कंपनी की पावर्स को बैलेंस करना, वो नहीं कर पाई। तो फिर क्या हुआ? फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के सभी प्रोविजंस आप याद करके और 5 मिनट में मुझे सुना दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।